सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, बात करेंगे आगाज़ में कल प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई अमरीकी सदर के साथ, तारीखी मुलाकात हुई है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ये मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे और अमरीकी नायब सदर JD वांस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो शरीक हुए। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, मगर अमरीकी इंतज़ामिया ने इसकी तफसीलात मीडिया को अभी जारी नहीं की। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक ये मुलाकात दोस्ताना और गर्म जोशी के माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा और भारत पाकिस्तान के दरमियान जो जंग बंदी है और गज़ा के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ़ की। सदर ट्रंप ने मुलाकात से कबल फील्ड मार्शल को अजीम इंसान और शहबाज शरीफ को अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया, जबकि मुलाकात के बाद अंगूठे के निशान और मुस्कुराहट के साथ मुलाकात कामयाब करार दी। ये मुलाकात नाजरीन 6 साल बाद किसी पाकिस्तानी सरबरा और सदर ट्रंप के दरमियान बाज़ाब्ता राब्ता है। इस मुलाकात का असर स्टॉक मार्केट पर भी हमें दिखाई दे रहा है, जहां 100 इंडेक्स 1,61,181 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया, जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली से खिताब में टॉप एजेंडा मसला कश्मीर और फ़लस्तीन है। देखना यह है कि आलमी सरबराही इजलास के अख्ताम पर दुनिया के इन 2 बड़े मसाइल पर क्या पेश रफ्त होती है। लेकिन इन साथ पर तज्जिया भी लेते हैं और ख़बरें भी लेते हैं। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, अहमद हसन अल अरबी, दोनों तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी कल की मीटिंग के हवाले से। अभी तो वैसे उस तरह से हम देख रहे हैं कि खबरें नहीं आई, लेकिन अंदर की खबरें क्या हैं कि वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं, क्या मेन एजेंडाज रहे और टेक अवेज़ क्या हैं इस मीटिंग के? देखिए, हम ना 3 टेक अवेज़ हैं बड़े वाज़े तौर पे। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो वहाँ पे अपना दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ते में हैं, हमारे साहब लोगों से भी, और वाशिंगटन में जो अमरीकी हुकूमत है उनके करीब भी जो हैं, और न्यूयॉर्क में जो लोग रहते हैं वो भी। देखिए, 3 चीज़ें बुनियादी तौर पे हुई। एक तो जिसका आपने जिक्र कर दिया कि इतना अनप्रेसिडेंटेड वेलकम हुआ, रेड कारपेट, या शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी प्राइम मिनिस्टर को मिला हो, और फिर इसमें आप देख लें फील्ड मार्शल बैठे हो। दूसरी बात आप देखें जो बहुत अहमियत वाली है, ऑप्टिक्स की हद तक आप देखें, जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप किसी बाहर के सरबराह को मिलते हैं, उनका तरीका कार कह लें, तरीका वारदात कह लें, कि जब किसी को झाड़ना होता है तो मीडिया को बिठा देते हैं साथ, चाहे साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बैठा हो, चाहे यूक्रेन का हो, चाहे नेटो के लोग हों, कोई भी हो। इस दफ़ा तय किया गया कि जी वो बाद में बात करेंगे। उस मीटिंग में उन्होंने देखा, बाद में थोड़ी बहुत पहले बात की थी या शुरू में, लेकिन इस मीटिंग के बाद उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये भी वहाँ से इतलात ही आ रही है कि एक मैसेज, ये सिग्नल, ये पोस्टरिंग अमरीकी हुकूमत की तरफ से है कि पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त ताल्लुकात हैं, हम उस हवाले से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेना चाहते और सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात एक अरसे के बाद सरमौरी का शिकार थे, अब वो जिस तरीके से गर्म जोशी में बदल रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखा जाए। देखिए, हम ना दुनिया में ये सही अमेरिकन कहते हैं फ्री लंच कोई भी नहीं होता, उनके भी अपने मफादात हैं, हमारे अपने मफादात हैं। अभी एक चीज़ अच्छी हुई है, देखें, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़ात के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में कहा जाता है, लाख बुराइयाँ होंगी, वीकनेसेस होंगी, लोग बातें भी करते हैं। एक चीज़ बड़े वाज़े तौर पे कही जाती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ताकत का एहतराम करते हैं, और ये ख़ास तौर पे मार्का हक में पाकिस्तान ने जो स्थापित किया हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, और फिर सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए और पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी या बड़ा वाज़े तौर पे अपनी प्रेजेंस आपने देखा कि लोगों ने महसूस की GCC ममालिक में, और फिर हमारा माहिदा एक दिफाई होना सऊदी अरब के साथ, ये सारी चीज़ें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ लेके आई हैं पाकिस्तान के लिए, जो लेके आप इस पर फील्ड मार्शल साहब और शहबाज साहब ने बातें की थी। देखिए, ख़बर यह हमना कि 2 दफ़ा मुलाकात महीने में मार्को रूबियो की इसहाक डार साहब से होती थी। अब ये कहा जा रहा है कि 2 दफ़ा से ज़्यादा मुलाकात हुआ करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि रीजन में और मिडिल ईस्ट में एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी जिस तरीके से आपने देखा कि मिडिल ईस्ट के ममालिक का GCC ममालिक 6 ममालिक जो हैं, जिस तरीके से उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हुआ है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी लग रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत ही अहम एक्टिव प्लेयर है, लिहाजा इसकी कदर करनी चाहिए। और तो और हुसैन हक्कानी जो हमेशा क्रिटिकल रहते हैं, उनका मैंने सुना था एक TV पे प्रोग्राम, उस पर वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का इस वक्त जो बड़ा मस्बत किरदार सामने आया वो अप्रिशिएट करना चाहिए, और पाकिस्तान की
जो जिसको अपने कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब हाइब्रिड सिस्टम है, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप मिल के चला रहे हैं, वो कहते हैं कि इसके बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे। देखिए अब अमेरिका क्या चाह रहा है, मुख्तसर तौर पे आपको बताऊं अमेरिका क्या चाह रहा है। एक तो वो क्रिटिकल जो आप देख रहे हैं माइंड मिनरल्स है ना, उसके हवाले से वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम शुरू हो। क्रिप्टोक्रेसी का मामला है, उसमें भी बड़ा उनके ख़ानदान का भी इंटरेस्ट है। पाकिस्तान पहले ही काउंसिल भी बना चुका है और पाकिस्तान इस हवाले से आउट ऑफ द वे जाके भी उनको सपोर्ट कर रहा है कि आएँ जल्द से जल्द आपसे काम शुरू करते हैं। एक दूसरा ये कि वो अब चाह रहे हैं कि बगराम बेस की जो बात हो रही है, हम तो समझते हैं कि मामला डाई डाउन कर गया है, लेकिन इख्तलात हैं कि ये मसला भी उठाया गया। पाकिस्तान ने कहा कि जी ठीक है, आपके अपने अहदाफ हैं, आप जिस तरह समझते हैं कि आपने अपनी प्रेजेंट कैसे रखनी है, लेकिन पहले मसला तो हमारा है, जो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है वो TTP और BLA जिनके बारे में बड़ा सख्त रवैया आप भी रखते हैं, और आपको हमने एक बड़ा दहशतगर्द शरीफ भी पकड़ के दिया था जिसने 2011 में काबुल पे हमला किया था दहशतगर्दी का, 11 अमरीकी भी उसमें मारे गए थे। तो इस पे उन्होंने कहा कि जी हमें बताएं क्या चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें इंटेलिजेंस सपोर्ट आपकी चाहिए ताकि हम ये अपना काम बेहतर तरीके कर सकें, और बड़े वाज़ेह सबूत भी सारी दुनिया को मिल गए हैं कि दहशतगर्दी कौन करा रहा है, किस तरह हिंदुस्तान पीछे है, अफगानिस्तान की हुक्म क्या कर रही है। इस हवाले से पाकिस्तान को भरपूर डरावना सपोर्ट देने का वादा किया गया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी मुश्किलात के बारे में आगे चल के IMF के प्रोग्राम पे भी हम बात करेंगे, वहाँ से भी बड़ी खबर यही है कि हाथ होला रखा जाएगा। पाकिस्तान के जो टारगेट्स मिस्ड भी हुए हैं उनको कहा जाएगा कि जी एक तो सलाब भी हैं, दूसरा जो सियासी सूरत-ए-हाल बन रही है। आपको पता है हमने कि सबसे ज़्यादा बिल्कुल ठीक है, अगले में बात करेंगे जी, उस पर अगले बात मैं हसन की तरफ चलती हूँ। एक चीज़ मैं और आपको बड़ा वाज़ेह तौर हाँ एक जुमला मैं आपको बता दूं। देखिए हमारा जो मसला इस वक्त है कि अमरीकी असला हमारे पास 50% से ज़्यादा आप भी इस्तेमाल करते हैं, आज भी इस्तेमाल करते हैं। F-16 है, उनके स्पेयर पार्ट्स हैं और बहुत चीज़ें हैं जो उसकी हम देख लें हिंदुस्तान के तनाज़र में वो चीज़ें नहीं मिल रही। इस पे कहा जा रहा है कि जी उनका हमदर्दाना इस पर गौर करने का वादा किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से मुश्किलात हैं और वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान की इक़्तिसादी तौर पे मिलिटरीली जो हम कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। एक चीज़ पाकिस्तान ने जो उठाई है आमना, फिर बात बंदा भूल जाता है, कश्मीर पर ज़रूर बात हुई है। इस पर फील्ड मार्शल ने भी कहा है और शहबाज साहब ने भी कहा है कि जी इसको मसले को हल करने के लिए हम तो कहते हैं कि आप सालसी का रोल प्ले करें। आपने पिछली हुकूमत में भी कहा था कि मैं इसके लिए तैयार हूं, मोदी भाग गया था इस हवाले से। तो इस पे भी उनका हमदर्दाना गौर करने की बात की। और आखिरी बात यह है कि ये जो इस वक्त सफ़े मातम हिंदुस्तान में बिछी हुई है ना इस मीटिंग की, वो आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। कामयाब रहती है तो तभी उस पर कॉमेंट भी किया था हमसाया ममालिक से, मैं वहाँ पे देख रही थी कि उनका मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, और वो रिपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग रही है और कामयाब रही है। अहमद आपकी जानिब आती हूँ। अहमद ये साल 2025 अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिए, ख्वाजा आसिफ साहब भी मैं देख रही थी, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि ग्लोबली बड़ा सक्सेसफुल रहा है पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली। तो अब इस मुलाकात के बाद एक तो आपका तज्जिया क्या है, क्या सिर्फ बातों से आगे हम बढ़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से भी एहतशाम साहब ने लास्ट में जिक्र किया कि पिछले टर्म में भी सदर ट्रंप कश्मीर के हवाले से मीडिएशन का एक दफ़ा ऑफ़र कर चुके थे, लेकिन फिर आगे बात बढ़ी नहीं और इंडिया इस तरह से इंटरेस्टेड नहीं था। अब पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी डिफरेंट है और अब पाकिस्तान के US के साथ जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वो भी हमारे सामने हैं। सो स्टेटमेंट्स से आगे वो बी इट ट्रेड और बी इट कश्मीर डिस्प्यूट, हम आगे बढ़ेंगे। और आज की जो ख़ास तौर पे हमारी तकरीर होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर की UN में, उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को किन पॉइंट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखें जो लास्ट टाइम कश्मीर की मीडिएशन की बात थी लास्ट टेन्योर में, तो उसमें आपको याद होगा कि 25 जुलाई को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त इमरान खान थे, उनका विज़िट हुआ था USA का, और फिर उसके बाद 5 अगस्त को इंडिया ने 370 और 35A को ख़त्म करके कश्मीर के ऊपर अपना गासिबाना कब्ज़ा कर लिया था। तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन थी, उसमें अमेरिका का रोल जो था वो डिफरेंट था, उसमें इंडिया का रोल डिफरेंट था, उसमें पाकिस्तान का रोल बिल्कुल डिफरेंट था। आजकल जो बात हो रही है कश्मीर की, वो उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से 2019 में हुई थी। आजकल जो बात हो रही है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के बयानिए को और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए बात हो रही है। आजकल जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसकी दुनिया में इज्जत इस वजह से है क्योंकि दुनिया को पता है कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सिर्फ दुनिया को पता नहीं है, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा भी है मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में कि ये लीडरशिप दुनिया का हर प्रेशर ले सकती है, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप कश्मीर के ऊपर जो मीडिएशन की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, वो
2019 यानी उनके पिछले टेन्योर में जो बात उन्होंने की थी उससे यकसर मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के अमेरिका के जो रिलेशंस हैं ये ऑलरेडी, जहां तक आपने बात की है कि ये लफ्ज़ों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसकी लार्जर जो रियलिटी है वो ये है कि अमेरिका का जो इस वक्त लार्जर इंटरेस्ट है ग्लोबल, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं पॉलिटिशियंस की पूरी दुनिया से, या जो न्यूज़ में सेंसेशनलिज्म हमें देखने को मिल रहा है बोथ इन वेस्ट और ईस्ट में भी, उससे थोड़ा डिफरेंट है। अमेरिका के जो लार्जर एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर नैरेटिव लेके आए हैं वो ये है कि मैं अमेरिका के जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो यूक्रेन रशिया वाली जो वॉर थिएटर है, वहां से मैं अमेरिका के रिसोर्सेज को हम पुल आउट करेंगे और वो हम वापस ला के अमेरिका में लगाएंगे। सो इस सारी सिचुएशन में जो दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली, वो तब्दील हो रहा है। अमेरिका इज नाउ लुकिंग फॉर पार्टनर्स जो कि पीस, स्टेबिलिटी और एंटी वॉर जो रेट्रिक है उसके साथ खड़े हुए हैं। और इस सारी चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान जो है हैज इमर्ज्ड एज अ वॉइस ऑफ पीस, एज अ वॉइस ऑफ स्टेबिलिटी, मिडिल ईस्टर्न थिएटर में भी, साउथ एशियन थिएटर में भी। इस वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में अलाइंड हैं, और इसको आप नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर कहें या आप इसको एक कोइंसिडेंस कहें कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी रिलेशन जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के चाइना के साथ भी अलाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान के बाकी जो पोल्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनके साथ भी अलाइन कर रहे हैं, विच मेक्स पाकिस्तान परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन यूरेशिया। और आपकी क्या आज की तवक्कुआत हैं? आज की स्पीच पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर हमारी देंगे UNGA के 80th सेशन में? देखिए, पाकिस्तान का ये जो UNGA का सेशन है इस पे पूरी दुनिया की इस वक्त नजरें हैं। इसके दो प्रीटेक्स्ट हैं। एक तो इसको देखा जा रहा है मार्का हक बुनियानुन मरसूस उसके प्रीटेक्स्ट के साथ, उसके बाद ये जो सेशन हो रहा है, और फिर जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का अलायंस है और डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके बाद। तो आई थिंक यहाँ पे ड्यूअल रोल है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के वजीर आज़म सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो मुस्लिम वर्ल्ड की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। तो आई थिंक कश्मीर और गजा का मसला, उस पर आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगी यहाँ पे। और दिस इज गोइंग टू बी एक और एलिमेंट भी है अहमद, एक और एलिमेंट भी है, मेरा ख्याल है उस पर जरूर बात होनी चाहिए। देखें जिस तरीके से ईरान ने आमना अप्रिशिएट किया है ना पाकिस्तान और सऊदी अरब के माहदे को, उन्होंने हेल किया है, तो ये अब ये भी जिसको कहते हैं कुछ मिडिल ईस्ट के ममालिक जिनका शुरू में कंसर्न हुआ करता था वो नहीं है, इसराइल का भी है। अभी इस लिहाज से भी प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के कॉन्टेस्ट में भी पाकिस्तान की जो अहमियत हो गई है और GCC मालिक भी पाकिस्तान को देख रहे हैं सवाल क्या कर सकता है। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो नया सिक्योरिटी ऑपरेटर्स मुहैया किया जाएगा मिडिल ईस्ट में, उसका पाकिस्तान जो एक अहम रोल प्ले करेगा, उसमें ईरानी फैक्टर भी बीच में आ गया, जिसको अमेरिकन भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बाकी जगहों के अलावा ईरान पर भी बढ़ रहा है। जी 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 अहमद जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान जो मिडल ईस्ट के डायनामिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दील हुए हैं, और बिल्कुल पाकिस्तान वो जो नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर कह लें जिसको, या जो कह लें जो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किए हुए मिडल ईस्ट के अंदर। जाहिर है मिडल ईस्ट में केओस फैले या एनार्की आए या सिस्टम डिस्टरप्ट या डिस्ट्रॉय हो, वो किसी की भी ख्वाहिश नहीं हो सकती, ना किसी के इंटरेस्ट में है। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो कि सेक्ट से, जो कि एथनिसिटी से, जो कि लिंग्विस्टिक डिवाइड से मावरा क्रिएट हुआ था, और पाकिस्तान इम्पार्शियल होके क्रिएट हुआ था। और ये राइट और वो मुल्क जो अमेरिका और रशिया के दरमियान, अमेरिका और चाइना के दरमियान में भी ब्रिज है, वो जो साउथ और ईस्ट के दरमियान में भी ब्रिज है, वो मुल्क इस सारे सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी लेके आने। अगर मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आती है, मिडिल ईस्ट में कोई इक्वेशन अंडरस्टैंडेबल होती है अमेरिकन के लिए, तो उनके लिए पुल आउट करना आसान होगा। देखें $37 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका के ऊपर, तारीख का सबसे ज्यादा है। जो प्रेसिडेंट एक और भी कंट्रोवर्सी बहुत तेजी के साथ आगे जा रही है कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बात हो रही है अब, क्योंकि अमेरिका आप देख लें जिस तरह टोटल इस हवाले से इजराइल की सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से इतलात ये है कि नेतन्याहू जो है ना, वो मुलाकात जब होगी प्रेसिडेंट ट्रंप को, इतलात ये है वो ये कहने वाले हैं कि ठीक है 2 स्टेट उस वक्त माना जाएगा जब इब्राहिम एकॉर्ड पे आगे भी अमल होगा और बाकी ममालिक भी इस हवाले से तस्लीम करेंगे उनको। कहा जा रहा है कि इस इश्यू पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के साथ जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ बातें की हैं। बिल्कुल ठीक।
देखिए इसमें जो 2 स्टेट सोल्यूशन की जहां तक बात है, उसमें देखें जब से ये गाजा का ये लास्ट जो जेनोसाइड 7 अक्टूबर के बाद इन्होंने लॉन्च किया है गाजा के ऊपर, उस वक्त से हर बंदा, हर जो प्लेयर है वो अपना अपना एक प्रपोजल सामने रख रहा है। अमेरिका की तरफ से भी बेतहाशा प्रपोजल्स आए, अभी टॉनी ब्लेयर के थिंक टैंक की तरफ से प्रपोजल्स आए हैं, नेतन्याहू की तरफ से प्रपोजल्स आए हैं, जो अरब कंट्रीज हैं उनकी तरफ से प्रपोजल आए हैं। 2 स्टेट सोल्यूशन जो है, जिसके ऊपर अभी मुस्लिम कंट्रीज भी बात कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी बात कर रही हैं, लेकिन बात यह है 2 स्टेट्स में से एक स्टेट फलस्तीन की है, दूसरी स्टेट इसराइल की है। अगर उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन को माना, नेतन्याहू ने तो आउटराइट रिजेक्ट किया, दोहा के अंदर भी मीडिएशन के ऊपर उसने मिसाइल मार दिए, तो ही हैज सेंट अ वेरी क्लियर मैसेज। 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब पर काम नहीं करना चाहते, ये इसका उसका मतलब ये है कि उस 2 स्टेट सोल्यूशन उस वक्त एप्लीकेबल है कि जब इसराइल डिसाइड और डिफाइन तो करे कि मेरे ये बॉर्डर्स हैं। इसराइल इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके बॉर्डर्स ही डिफाइंड नहीं है। सो ये सारी जो है वो वॉलेटाइल है, सिमर कर रही है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, हर कंट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट जो मीडिया भी कर देता है, बोथ वेस्टर्न ईस्टर्न, लेकिन इसकी जो हकीकत है उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। राइट, थैंक यू सो मच अहमद हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे, तज्जिया आपने पेश किया है। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो इस वक्त डेलीगेशन के दरमियान गुफ्तगू या मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो किस जानिब पहुँचे हैं, क्या समझ ली है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के तहत इक्तसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी हैं। जायज़ा मिशन के साथ टेक्निकल मुज़ाकरात का आगाज़ FBR से गुज़श्ता रोज़ हुआ। आज पावर डिवीज़न से मुलाकात हुई, जबकि वज़ीर ख़जाना की पीर को IMF वफ़द से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 70 से बढ़कर 77 लाख तक जा पहुँची है, मगर हदफ फिर भी पूरा नहीं हुआ। IMF ने गुज़श्ता साल का 12,970 अरब का टैक्स हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं और साथ ही साथ मज़ीद इक़दामात भी तजवीज़ कर दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि तजवीज़ करदा इन इक़दामात से मईशत को सहारा मिलेगा या आम आदमी पर मज़ीद अब बोझ पड़ने जा रहा है। और इसके साथ साथ जो फ्लड के हवाले से कि उसका रिलीफ भी अपने दिमाग में रखिएगा, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको रखते हुए जो पाकिस्तान की जानिब से एक रिक्वेस्ट रखी गई थी उस पर किस हद तक पेशरफ्त हुई है, एहतशाम साहब से जानते हैं। एहतशाम साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो रिव्यू मिशन है, जो मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं? देखिए, हमने कल जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी थी अपने वज़ीर ख़जाना साहब से, वो तो मुलाकात नहीं हुई, शायद आज उसकी तवक्को की जा रही है। लेकिन बुनियादी तौर पे दो तीन चीज़ें डिस्कशन में आई हैं। एक तो FBR का मामला है, FBR में भी 2 चीज़ें ज़्यादा तौर पे सामने आई हैं। एक तो वो कहा जा रहा है कि जी IMF कह रहा है कि जी 170 अरब रुपया जो आपका लिटिगेशन में फंसा हुआ है, टैक्स केसेस हैं, आप इसको क्यों नहीं निपटाते, और मामलात अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चले गए हैं तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रिजॉल्व करें। क्योंकि कहा जा रहा है कि FBR के लोग ये कहते हैं कि जी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हमारा जो पैसा ट्रिलियन ऑफ रुपया वो कहते हैं फंसा हुआ है, और ये तो कुछ केसेस बताए हैं जो इस 170 अरब की बात हो रही है। तो ये कहते हैं एक बड़ी वजह ये भी है कि हम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पाते। तो ये फिर हुकूमत से तवक्को कर रहा है IMF का वफ़द का जो है ना, ये आप अपने जो आप गवर्नेंस को बेहतर करें किसी तरीके से, ताकि चीज़ें हल हो सकें। 2 चीज़ों पे बड़ा स्ट्रांगली हम अभी भी सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम तो डे 1 से आपको कह रहे हैं कि जो आपके माली हालात हैं, जो आपके वसाइल हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो आप जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। और इसी तरह से वो बेल्ट टाइटनिंग की बात है, वो उस तरह से नहीं हो रही। आप जिस तरह एक फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। आपके अखराजात ज़्यादा हैं, आमदनी आपकी कम है, तो आप इसको लेके क्यों नहीं मामलात को ठीक करते। ठीक है, आपके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से तो हो गई है कि IMF ने आपको क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दे दिया, और अब आपको हमारे साथ एग्रीमेंट के बाद बाकी मुल्क भी और बायलैटरल क्रेडिटर भी आपको पैसा कर्ज़े देते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंजम्पशन के लिए कर्ज़े लेते रहें। और जो बुनियादी तौर पे बात की गई थी कि जी पाकिस्तान ने एक बेहतर गवर्नेंस होगी, पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा, और पाकिस्तान में जो कहा जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात हैं, अब वो उनको कम करने के लिए हुकूमत रीस्ट्रक्चरिंग करेगी अपनी हुकूमत की भी, अब अदारों के भी। एनर्जी सेक्टर जो बिगेस्ट होल समझा जाता है उसको ठीक करेगी, वो नहीं हो रहा। तो एश्योरेंसेस दी जा रही हैं। लेकिन एक बात जो हमने बड़े पॉजिटिव तरीके से हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, वो
आज बड़ा वाज़े तौर पे लग रहा है। वो कहा जाता है कि IMF का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है, क्योंकि 4,44,000 शेयर सबसे ज़्यादा अमेरिका के हैं वर्ल्ड बैंक IMF पे। लिहाजा वो पॉलिटिकली भी जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जब किसी को कर्जा दिलवाना हो या किसी को स्क्वीज़ करना हो तो IMF को यूज़ किया जाता है। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे एक सैलाब भी हैं, और मसाइल भी हैं, तो $1 बिलियन की जो नेक्स्ट किस्त है, अगर टारगेट पे मिस हो रहे हैं, आप इनको दे दें। और दूसरा $1.4 बिलियन की जो क्लाइमेट चेंज में जो पैसा आना है उसकी फंडिंग भी पाकिस्तान को दें, क्योंकि पाकिस्तान के सैलाबों ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान को ये भी कहा जा रहा है कि जी ठीक है, कुछ लोगों का ख्याल है कि IMF की वजह से हम अपना जो इंटरेस्ट रेट है 11% है, इसके मज़ीद कम कर सकते थे, नहीं किए। अब वो कहा जा रहा है, IMF यही कह रहा है कि जी जब तक आप महंगाई को मामले को नहीं देखेंगे, आपका बजट का खसारा आपका पूरा नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो आपको एक बाकायदा एक स्टेट बैंक का एक रेगुलेटर है और बाकी जो रेगुलेटर हैं मुख्तलिफ महकमों के, उनको अपना बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। एक ज़्यादा बात की गई है कि जी आप स्टेट सेक्टर जो है ना उसकी आप फाइनेंशियल वोज कम क्यों नहीं करते, जो इनकी हेमरेजिंग हो रही है 900 आर रुपये की, वो क्यों नहीं कम करते, क्यों नहीं जल्दी से आप इनकी निजकारी की तरफ जाते हैं। वहाँ शोरत दी गई हैं कि जी ये इस साल के आखिर तक जो है ना वो हर सूरत में हम इसको कर देंगे, PI को प्राइवेटाइज़ कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता बाकी अब जो है सेक्टर उनको भी लाया जाएगा निजकारी में। लेकिन जनरली यही कहा जा रहा है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है। वो इस दफ़ा क्योंकि सैलाब भी हैं, अमरीकी सपोर्ट भी है, और पाकिस्तान का एक लिहाज से एक जिसको स्ट्रेचर भी सियासी तौर पे और सफारती तौर पे बड़ा है, तो लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात नहीं होंगी और सेल थ्रू कर जाएगा और अगली किस्त हमें मिल जाएगी $1 बिलियन की। जी ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, इस पर आपने बड़ा अहम पेश किया, ख़बरें भी दी। अगली स्टोरी की जानिब हम बढ़ते हैं और ये पावर सेक्टर के हवाले से हम जो देख रहे हैं, सर्कुलर डेट की ख़ात्मे के लिए 1.225 खरब रुपए का तारीखी मंसूबा शुरू कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि सर्कुलर डेट जो कौमी वसाइल निगल रहा था उसको मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से हल किया गया है। वज़ीर तवानाई के मुताबिक ये रकम 12 बैंक्स के कंसोर्शियम से हासिल की जाएगी, जिस पर शरह सूद कम रखी गई है और अदायगी 6 साल में होगी। सार्फिन फ़ी यूनिट $3.25 डेट सर्विस सरचार्ज अदा करेंगे, जिससे ना सिर्फ सूद बल्कि असल कर्ज भी वापस किया जाएगा। इस मंसूबे से नाज़रीन 6 साल में कर्ज अदा होने और 350 अरब रुपए की बचत की तवक्को है। बिजली के शोबे में ये जो गर्दिशी कर्ज है ये उस वक्त पैदा होता है जब हुकूमती इदारे बिजली का निज़ाम चलाने वाली कंपनीज़ को अदायगी नहीं कर पाते और सूद बढ़ने के सबब कर्ज का हजम भी वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है। अब सवाल ये है कि इदारों की जो इनकम है उसका बोझ अवाम कैसे उठाएंगे और इसके लिए क्या अब हम देखेंगे कि ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है। इस पर बात करते हैं। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद साहब। आरिफ साहब, ये किस तरह से आप देख रहे हैं इस फैसले को गवर्नमेंट के और इसका आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट आएगा? बहुत शुक्रिया जी। आपका बड़ा रेलेवेंट और बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और इसमें क्या इम्पैक्ट आना है जी। ये भी जैसे बाकी शॉर्ट टर्म डिसीजंस हैं या फायर फाइटिंग डिसीजंस हैं, ये भी उसी तरह का एक डिसीजन है। इसमें देखें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात नहीं हो रही। आपने सर्कुलर डेट को कम करने के लिए आपने एक और कर्जा लेके पिछले वाला कर्जा देना है, तो इसमें एक विशेष साइकिल क्रिएट हो रहा है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। इस सर्कुलर डेट के अंदर ये जो भी मेजर लिया गया है बैंकों से लोन लेके, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तो बात ही नहीं हो रही। इसमें कोई एफिशिएंसी बेहतर करने की बात नहीं हो रही, करप्शन को ख़त्म करने की या कम करने की बात ही नहीं हो रही। उस तरफ जो रियल हमारा इशू है उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सो ये मतलब मैं तो इसको फायर फाइटिंग के अलावा कुछ नहीं कहूँगा कि एक बगैर सर्जरी के एक ऊपर बैंडेज लगा रहे हैं हम जख्म पे और वो बैंडेज बस थोड़ी देर के लिए वो ब्लड नज़र नहीं आएगा, बार दैट इज़ इट। बात यह है कि इसकी कास्ट जो है, सर्कुलर डेट की कास्ट जो है, ये वही कंज्यूमर के ऊपर फर्दर जैसे आपने फरमाया कि $3.25 पर यूनिट एडिशनल ये डाल देंगे कंज्यूमर पे या डाला हुआ है। तो मतलब क्या व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट द मैनेजर्स आर डूइंग। अगर कंज्यूमर से ही सब कुछ रिकवर करना है तो पहले कंज्यूमर से सब पूछ लें। मैं इंसिडेंटली मैं कंज्यूमर राइट का एडवोकेट हूँ और मुझे पता है कि कंज्यूमर कभी भी आप सिंसियरिटी के साथ अगर उनसे मशवरा करेंगे
तो वो सबसे पहले आपको यही मशवरा देंगे कि आप जनाब गवर्नमेंट हैं, आप अपनी इनएफिशिएंसीज, ओवरकास्टिंग, ओवर बिलिंग, ओवर एक्सपेंसेस ये तो ख़त्म करें, करप्शन ख़त्म करें, फिर जाके मुझसे बात करें कि मुझे देना कि नहीं। मैं ऑलरेडी एशिया के अंदर हाईएस्ट टैरिफ दे रहा हूँ एज टैरिफ, तो मैं क्यों एडिशनल आपकी इनएफिशिएंसीज की कास्ट भी मैं दूँ? ये कोई टैरिफ नहीं है, ये दिस इज कास्ट ऑफ इनएफिशिएंसी। और व्हाई शुड द गुड कंज्यूमर्स हु आर ऑलरेडी पेइंग, व्हाई शुड दे बी पेइंग मोर टू रिकवर द बैड डेट्स? बैड डेट्स का ये होता है कि इसमें सर्कुलर डेट देखें, पहले तो क्रिएट होने की कोई वजह ही नहीं होती। ये समझने की जरूरत है कि सर्कुलर डेट है क्या। सर्कुलर डेट देखें, ये सिंपल एक आपकी जिसको कहते हैं ना कैश फ्लो मैनेजमेंट इश्यू है। अदरवाइज आपकी एशिया के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों का हाईएस्ट टैरिफ्स हैं। जब आपके हाईएस्ट टैरिफ हैं तो आप कंज्यूमर से पैसे रिकवर कर रहे हैं और वो टैरिफ ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी अपनी इनएफिशिएंसी कास्ट भी बिल्ट इन है वो भी ले रहे हैं, तो फिर इकट्ठा डेट क्यों एकमुलेट होना शुरू हो जाता है। सो ये सीधी सीधी इनएफिशिएंसी की बात है और ये कोई मेजर नहीं है अप्रोप्रिएट जिससे कोई कंज्यूमर को फायदा होगा। तो फिर तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो इसको हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अगले जो चैलेंजेस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स को बेहतर बनाना है और साथ ही साथ लाइन लॉसेस पर हमने काबू पाना है। अब अगला मरहला ये है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, इससे तो बल्कि एक सार्फिन पर मज़ीद बोझ बढ़ने जा रहा है। ये बिल्कुल आपने सही पकड़ ली बात कि ये सार्फिन पे बोझ की बात है। अगला मरला जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं वो बेसिकली अगला मरला नहीं है, वो पिछला मरला था। उन इश्यूज को पहले एड्रेस करने की जरूरत है। ये कोई मेजर नहीं है कि आपने पुराने लोन्स को पे करने के लिए नया लोन ले लें। हाँ, आपने बहुत बड़ा तीर ये मारा है कि उसका वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो शायद थोड़ा सा नेगोशिएट किया है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है। उससे फर्क क्या पड़ेगा? आपने तो बेसिकली आपने अपने कर्जे या आपके लोन रिस्ट्रक्चर करवाए हैं और कुछ नहीं किया। रिस्ट्रक्चर किया कि महंगे लोन को कम करके सस्ता लोन ले लिया और दैट इज इट। उसके अलावा और कुछ नहीं है, उसके अलावा कोई कंज्यूमर को फायदा नहीं है। और जो भी आपने किया उसकी कास्ट आप ऑलरेडी जैसे 3.5 सवा 3 रुपये पर यूनिट ऑलरेडी कास्ट कंज्यूमर से रिकवर कर रहे हैं। सो उसमें देर इज़ नो बेसिकली एक इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट नहीं है, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट नहीं है, गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इसमें मतलब जस्ट आई वॉशिंग है और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बैंडेज विदाउट एनी सर्जरी। बिल्कुल ठीक है। इससे हुकूमत का अपना तो कर्ज कम हो जाएगा, लेकिन अगले 6 साल जो हमारे बिजली सार्फिन हैं उन पर जो एक नया सरचार्ज लगने जा रहा है, इस पर बोझ ही बढ़ेगा आम सार्फिन पर। थैंक यू सो मच मोहम्मद आरिफ साहब। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करने के लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। आखिर में हम कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। अच्छी खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने कल बांग्लादेश को 11 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। बैटिंग लाइन ने एक बार फिर मायूस किया और सिर्फ 135 रन बनाए कल के मैच में, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने बैटर्स के फ्लॉप शो को अपनी कारकर्दगी से कवर लिया। हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेट्स हासिल की, जबकि साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इस फतह के बाद नाजरीन, ग्रीन शर्ट्स एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम तो बन गई है और अब इसका मुकाबला उसी भारत से है जो कि इस इवेंट में पाकिस्तानी टीम को 2 बार शिकस्त दे चुका है। अब एक बार फिर फाइनल हमारा भारत के साथ होने जा रहा है। पलड़ा तो हमारे सामने ही है कि इस वक्त भारतीय टीम का भारी है और जो सारी परफॉर्मेंस उनकी रही है थ्रू आउट, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम ने जो कम बैक किया है, क्या वो अगले मैच में भी हमें दिखाई देगा और पाकिस्तानी टीम खुद को एशिया की नंबर 1 टीम साबित कर पाएगी फाइनल में? कौम तो, लेकिन इस पर क्रिकेट में जो माहिराना राय है वो हम लेते हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फवाद साहब, आपने टाइम निकाला। ये कहिएगा कि अब जो मैच हमारा नेक्स्ट मैच है, कल का जो मैच था उसमें सब जो मैं देख रही थी क्रिकेट के फैंस हैं सोशल मीडिया पर अपने तासुरात का इजहार भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैच तो जीत गए हैं, अब समझ नहीं आ रही खुशी मनाएं या गम मनाएं, क्योंकि जो पहले हमने 2 दफ़ा भारत से शिकस्त हुई है, पाकिस्तानी टीम बड़ा इसको सीरियसली लेती है जब हम इंडिया से खास तौर पर हारते हैं। तो अब अगले मैच के लिए पाकिस्तानी टीम ने जो कम बैक किया है, और शाहीन शाह अफरीदी साहब के मैंने बड़ा कॉन्फिडेंट उनका स्टेटमेंट भी देखा था कि भाई भारत ज़रा वेट करे, अब हम अगले मैच तक आ रहे हैं, फाइनल में आ रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट थे और वही हुआ। तो अब क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं कि आगे का जो मैच है वो कितना मुश्किल मरहला है? आप समझते हैं कि अब पाकिस्तानी टीम जो है उसने जो कम बैक किया है उससे वो प्रूव करेगा कि हम नेक्स्ट मैच जीत सकते हैं? कितने चांसेस हैं?
देखिए आमना, आप किसी को भी इस वक्त जिससे भी बात करेंगी वो सिर्फ एक ही लफ्ज कहेगा, पाकिस्तान जीत सकता है। ठीक है, उसकी वजह यह कि हम 7वें नंबर की टीम है और इंडिया पहले नंबर की टीम है T20 आईसीसी की रैंकिंग में। और जिस तरह से हम खेलते आ रहे हैं बाजी में भी, आईसीसी के जो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो भी इवेंट्स होते हैं, हम इसी तरह से ही खेलते आ रहे होते हैं। कुछ ही इवेंट ऐसे जिसमें हम बड़ा जबरदस्त खेले और फाइनल तक गए हैं। तो अब पहुंच तो आप गए हैं। अच्छा, प्रेशर जो है ना, हमें हार और जीत का खौफ इसलिए नहीं है कि ज्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं है टीम से कि ये जीतेगी। एक्सपेक्टेशन इंडिया से है। इंडिया ने खेल में जंग का माहौल पैदा किया, गलती की जिस किस्म के ख्यालात का इजहार उनके कप्तान ने किया, फिर हाथ ना मिलाना, तो उन्होंने खुद ब खुद अपने ऊपर प्रेशर ले लिया। फिर बॉयकॉट की भी बात वहां से चली, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहा। तो अगर तो पाकिस्तान जीत जाता है तो आप तसव्वुर करें इंडिया में क्या सूरत हाल होगी। और प्रेशर इंडिया पे, T20 मैच है, आपने लास्ट टाइम भी 170 कर दिए थे, 170, फिर आपने बॉलिंग खराब की। वरना अगर आप 170 में, स्टिल कहता हूं कि अगर दोबारा फाइनल बना देते हैं तो मुझे नहीं लगता इंडिया दोबारा बना पाएगा। अगर आप बॉलिंग बेहतर करें, आप बेहतर तैयारी के साथ जाएं। मैं स्टिल बिलीव करता हूं कि आपको एक प्रॉपर बॉलर और एक बैटर को ऐड करने की जरूरत है इस टीम में, तो ये टीम फर्क डाल सकती है। टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त है। आप इतने शानदार तरीके से पहुंचे हैं, शानदार इन अ वे के जो आप पे को पुश किया जा रहा था, इन अ वे के बॉलिंग ने आपके बहुत ज्यादा कई मैचों में डिलीवर किया, प्रेशर गेम्स थे, बट आप पहुंच गए। तो अब आप जब पहुंच गए हैं तो प्रेशर सारा इंडिया पे है। अच्छा, और ये बड़ी अच्छी प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा। है। कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन आप समझते हैं कोई चेंजेस हैं ऐसे पर्टिनेंट जिसको हम करें तो अगली जो गेम है उसमें कुछ डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं? देखिए 170 रन करके भी आप वो मैच हार गए, तो उसकी मेन वजह ये थी कि नया बॉल जो था ना, वो आपने शाहीन के साथ फिर साइम से कराया। आई स्टिल बिलीव कि हसन अली जिस किस्म का एक्सपीरियंस बॉलर है, उसे आप फाइनल में लेके आए। साथ साथ आप एक बैटर अगर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सलमान भी परफॉर्म नहीं कर रहे और साइम भी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एक प्रॉपर बैटर अगर आप लेके आ जाए और साथ साथ एक बॉलर ऐड कर दें। और अगर नहीं कर सकते तो हारिस को ऊपर खिला लें और साइम की जगह हसन अली को खिला लें। ये कोई ना कोई चेंजेस करनी पड़ेगी, वरना आप इस टीम से साथ भी जाएंगे तो अब जिस तरह लड़ते, मतलब लड़कते पुड़कते आप जो पहुंच रहे हैं, जीत रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। लेट्स सी, मुझे लगता नहीं है शायद ये टीम मैनेजमेंट टीम चेंज करे नहीं जिस तरह से ये जा रही है, बट प्रेशर सारा इंडिया पे है आमना। उसकी वजह ये है कि वो हार कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फाइनल हारना, आप सोच सकते हैं इंडिया में क्या हाल होगा, क्योंकि उनके मीडिया, उनके सियासतदान, हर आदमी जो है वो एशिया कप से ही सारी खुशियां तलाश कर रहा है। जो भी उनके साथ सफारती सतह पे हो रहा है, सियासी सतह पे हो रहा है, तो उनका एक ही उनके पास चीज रह गई, वो है कि वो क्रिकेट की तरह थ्रू अपनी आवाम को या लोगों को किसी तरह जो मुतमईन इंडियन करें। टीम की परफॉर्मेंस है और इंडियन टीम जितनी मजबूत है और हमारी टीम ने जैसे कम बैक किया, अगर उनको देखते हुए आप रियलिस्टिकली अगर इसका रेशो निकालें तो आप कितने % कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हैं? ये 50-50 समझ रहे हैं या अभी भी आप समझ रहे हैं कि 60-40 या कुछ इस तरह से बनाएंगे आप? नहीं जी, 30-70 है उसकी। मैं आपको सच बात बताऊं, इंडिया देखिए ऐसे ही है ना, 30% वजह ये है कि हाँ 30% में देता हूँ पाकिस्तान को, बट 70% इसलिए कि आप सोचे ना, आप अगर किसी भी खेल में एक 7वें नंबर की टीम पहले नंबर से टकरा रही है तो उसके चांसेस इतने ही होते हैं। और जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेला है, तो वो तो बहुत ही आगे की तरफ सब टीमों के अगेंस्ट को बहुत ही शानदार तरीके से जीते हैं ना। बट खेल का हिस्सा है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था इसी तरह से। इससे ज्यादा मजबूत टीम थी इंडिया की और पाकिस्तान ने फाइनल में हरा दिया था, क्योंकि पाकिस्तान अब बड़े सुकून में है। पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर टोटली इंडिया पे है। मसला सारे है कि बहुत ज्यादा अभिषेक शर्मा पे रिलाय कर रहे हैं। जिस दिन वो आउट होते हैं फिर देखना है कि अगर ऊपर से अभिषेक शर्मा और गिल आउट हो गए तो बहुत ठीक ठाक परेशानी आएगी इंडिया को। ठीक, अच्छा, हमारे एक लास्टली कमेंट चाहूँगी कि जो पीसीबी की जानिब से आईसीसी में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, सूर्या कुमार यादव जिन्होंने प्रोवोकेटिव किस्म की जो स्पीच की थी उसके हवाले से जो एक एक्शन लेने का कहा गया है, और दूसरी जानिब से भी शिकायत दर्ज करा दी गई है जो यहाँ हारिस रऊफ़ और जो हमारे दूसरे खिलाड़ी हैं फरहान साहब, उनके अगेंस्ट। तो आप क्या देख रहे हैं वहाँ से, किस हद तक जो है टफ टाइम इंडियन टीम को मिल सकता है, या हम देख रहे हैं कि दोनों साइड्स पे सजाएं दी जाएंगी? क्या किस हद तक हो सकती हैं सजाएं अगर होंगी भी?
ये देखें, हमारी वाली शिकायतें तो जबरदस्ती की ऐड की गई हैं ताकि दोनों को बचा के खत्म कर दिया जाए मामला को, ठीक है। उसकी वजह है कि जो साहबजादा फरहान ने किया वो धोनी भी एक मैच में कर चुके हैं। साथ साथ जो बात कर रहे हैं आप हारिस रऊफ की, तो वो मतलब उसको आप कैसे वाजे करेंगे वो क्या कर रहा था, आप क्या बताएंगे? मतलब आपने कुछ जुबान से बयान नहीं किया ना, आप एक इशारा कर रहे हैं, उस इशारे पे क्या कहेंगे? लेकिन मसला सारा ये कि जी वो हिसाब किताब बराबर करना है, तो वो इस वजह से इस चीज को, और आपको पता है आईसीसी में इजारादारी किसकी है, बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड नहीं खड़े हो सके इंडिया के आगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। इतना फेयर है नहीं आईसीसी। राइट, थैंक यू सो मच फवाद मुस्तफ़ा साहब हमसे। ये अब जो मैच होने जा रहा है संडे को, हमारी दुआएं फिर एक बार पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। और जैसे कि पाकिस्तानी टीम को कहा जाता है कि बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, लेकिन एक अरसे से भारत के साथ जो हमारा एक फिगर आया, जो हम देखते रहे हैं कि भारतीय टीम हम पर हावी दी है, लेकिन बड़े बड़े इवेंट्स में कुछ भी हो सकता है। सो हम दुआ गो हैं, और आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं कि कौन सी टीम आप समझते हैं अभी भी तगड़ी है और फाइनल में जीत सकती है। प्रोग्राम के आखिर में फवाद मुस्तफ़ा साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ गो हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।